अच्छा है चंद्र पर चंद्रयान गया है, न कोई हिंदू गया है न मुसलमान गया है, न कोई राम गया है न रहमान गया है। दरअसल चांद पर विज्ञान गया है, दरअसल चांद पर विज्ञान गया है। शुक्र है वहाँ न कोई धर्म गया है, शुक्र है वहाँ पर न कोई धर्म गया है, न कोई जाति पाति का कुकर्म गया है, न कोई जाति पाति का कुकर्म गया है, न ही राजनीति का पराक्रम गया है। वहाँ वैज्ञानिकों का परिश्रम गया है, वहाँ वैज्ञानिकों का परिश्रम गया है। अच्छा है चांद पर चंद्रयान गया है। वैज्ञानिकों तुम ही अंतिम विश्वास हो, वैज्ञानिकों तुम ही अंतिम विश्वास हो। बेशक प्रगति की लाजवाब आस हो, बेशक प्रगति की लाजवाब आस हो, और तुम ही हमारी उम्मीद हो। तुम ही निराश ना हो, कुछ भी करो पर देश ना निराश हो। अच्छा है चांद पर चंद्रयान गया है, अच्छा है चंद्र पर चंद्रयान गया है। और आप लोगों से एक प्रश्न है, के संचालक एवं उनके साथी भाई राम बहादुर और उनके साथियों को हृदय की गहराई से साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने आज रविवार का दिन हम सभी धम्म बंधुओं को अपने गांव बुलाया है, वो बधाई के पात्र हैं। मित्रों, हमारे ये जो साथी हैं ये नौकरी पेशे वाले हैं, लेकिन सरकार द्वारा एक दिन छुट्टी का मिलता है, वो रविवार। इस समाज को सुधारने के लिए, इसको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए कि कैसे हमारे समाज का उत्थान हो, वो अपनी छुट्टी का दिन समाज के बीच में रखते हैं। धन्य हैं ऐसे हमारे धम्म बंधु, मैं उन्हें भी आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, हम जनसंख्या में तो 85 हैं, लेकिन हम बिखरे हुए। हमारे ऊपर आज से ही नहीं, बहुत सदियों से अत्याचार होते आए हैं, और हमारे समाज में एक ना एक महापुरुष जन्म लेकर इन अत्याचारों का विरोध करता रहता है। अगर हम कुछ महापुरुषों के नाम लेंगे, जैसे संत रविदास जी हुए, उन्होंने अंधविश्वास और पाखंडों पर बहुत ही कुठाराघात किया, समाज को सुधारने का काम किया। जो लोग सुधरे वो तरक्की कर गए, जो नहीं सुधरे वो जहाँ के तहाँ रह गए। उन्हीं के समकालीन संत कबीर हुए, संत कबीर साहब ने भी समाज को बहुत सुधारने का काम किया। जो लोग सुधरे वो तरक्की कर गए, बाकी जहां के तहां रह गए। लेकिन मित्रों, हमें शिक्षा के अधिकार से काफी समय से मनुवादियों ने दूर रखा, क्योंकि अंग्रेजों के पहले मुगलों का राज आया, बहुत अंग्रेजी हुकूमतों के पहले मुसलमानों का राज आया, लेकिन हमें शिक्षा से दूर रखा गया। और शिक्षा से दूर रहने का मतलब हम पशु के समान हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को पास शिक्षा नहीं होती है वो पशु से बदतर होता है। उसके बाद ज्योतिबाराव फूले का जन्म हुआ। ज्योतिबाराव फूले माली समाज से आज पिछड़ी जाति में उनकी गिनती होती है। पिछड़ी समाज में जो लोग लगभग 52% के लोग हैं, वो भी शिक्षा से दूर थे। उन्हें भी मनुस्मृति में शिक्षा का अधिकार नहीं था। धन्य है अंग्रेज इस देश में आए। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश पे बहुत अत्याचार किया, लेकिन नहीं, अगर अंग्रेज इस देश पे ना आया होता तो आज हमें ये अच्छे कपड़े, ये कुर्सी, ये नौकरियां ना नसीब होती। मित्रों, आप लोग इतिहास पढ़िए, क्योंकि इतिहास प्रत्यक्ष गवाह है कि जो हमें शिक्षा का अधिकार 1800 के आसपास मिला, वो अंग्रेजों ने ही सबसे पहले शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया था। और उस शिक्षा के अधिकार के द्वारा ज्योतिबाराव फूले पढ़े लिखे। पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया, क्योंकि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार
अभी 1950 तक नहीं था। हमारे सवर्ण वर्ग की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। एससी बीसी की महिलाएं तो दूर। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि साहू जी महाराज 1902 में राजगद्दी पे बैठे। कोई इस देश का ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 85% की जातियां वो शूद्र समाज में आती है। लेकिन उनके एक विशेष साथी गंगू घाट जो इलाहाबाद के थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम भाई आपका राज तिलक करेंगे। तब सभी ब्राह्मणवादियों ने उनका विरोध किया, उनका तिरस्कार किया। अब ये आप समझ लीजिए कि अगर समाज से कोई तिरस्कार किया जाता है तो जरूर समाज की तरफ वो ध्यान देता है, लेकिन वो हम उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने कहा मैं करूंगा राज तिलक। किसी न किसी तरह से उन्होंने बाएं पैर के अंगूठे से छत्रपति साहू जी महाराज का राज तिलक किया। मित्रों, ये बैकवर्ड समाज की जातियों के ये हाल थे 1902 में। आज आप कहाँ हैं? आप बहुत खुशहाल में हैं। उसी के तत्पश्चात बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म होता है। भीमराव अम्बेडकर। शिक्षा उस समय अनुसूचित जाति के भी व्यक्तियों को नहीं था, क्योंकि बैकवर्ड को तो मिल गई थी, शिक्षा का अधिकार मिल गया था, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी। जैसे किसी चीज का जब तक जो है प्रचार प्रसार नहीं होता है तो लोग नहीं जान पाते हैं। फिर बाबा साहब ने शिक्षा की आस जगाई। कुछ लोगों को पता भी होगा कि जब वो शिक्षा की मांग किए तो क्या क्या दिक्कतें मुसीबतें उनको और उनके पिताजी को झेलनी पड़ी। वो आप लोग कहीं ना कहीं नाटक के माध्यम में सुख देखे होंगे, सुने होंगे। शिक्षा जब उन्हें मिली तो शिक्षा के द्वारा उन्होंने भारतीय संविधान बना दिया। जब अंग्रेजों ने 1947 में, लोग कहते हैं कि अंग्रेजों को यहाँ के लोगों ने भगा दिया, पूरा के पूरा झूठ बोलते हैं लोग, क्योंकि 1947 में युद्ध 1857 से 1947 तक चल रहा था। उस बीच में अंग्रेजों ने अनुभव किया कि हम इस देश में गलत तरीके से रह रहे हैं, हमें ये देश छोड़ना चाहिए। तब उन्होंने एक बात कही कि आप लोग किस आधार पे, जो यहाँ की लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे कहा कि आप लोग किस आधार पे इस देश को चलाएंगे, हमें लिखित रूप में दीजिए। मित्रों, उस लिखित रूप, उसे लिखने के लिए, संविधान को लिखने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उसमें एक व्यवस्था की गई कि एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति में तो 9 सदस्य थे, लेकिन उस समय एक व्यवस्था थी, जिस तरह विधायक और सांसद चुने जाते हैं उसी तरह इन स्टेटों से सदस्यों को चुन के आना था। 395 लगभग, याद नहीं है मुझे, वो चुन के आए, उनमें से निकाल करके बाबा साहब का भी नाम रखा गया। तब वो संविधान बनाने का जिम्मा प्रारूप समिति ने लिया और बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। एक एक अनुच्छेद उस समय के प्रारूप समिति में चुने गए सदस्यों के सामने बाबा साहब ने रखा और अपनी बात को मनवाया। और ये 25 पास सांसद एमएलए ये आज संविधान को चैलेंज देते हैं कि ये गलत है। मैं कहता हूं कि अगर गलत है तो रामायण में ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये भी गलत है। इसमें संशोधन कीजिए, महाभारत में संशोधन कीजिए, गीता में संशोधन कीजिए, क्योंकि उस समय हमारे समाज की महिलाओं को, पुरुषों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें तिरस्कार किया गया है।